यहां पे याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेन चीज है कंजुगेट प्रोटीन या इसी को कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहते हैं। तो सिंपल सा बात इसको याद रखना है, ठीक है। इसका डेफिनेशन कराता है कि वैसा प्रोटीन जिसे निर्माण करने में काफी कठिन या ज्यादा समय या अधिक यौगिक लगते हैं, यानी 2 से अधिक यौगिकों का प्रयोग होता है, उसे संयुक्त प्रोटीन या जटिल प्रोटीन कहा जाता है। अर्थात इसे संयुक्त प्रोटीन या फिर जटिल प्रोटीन कहा जाता है। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखिएगा जी। अब यहां पर ट्रिक की बात कर लेते हैं कि कंजुगेट प्रोटीन के अंतर्गत कौन आता है। एक सिंपल सा बात ध्यान में रखिएगा, है ना, कि यहां पे CNG, अर्थात हम लोग मार्केट में देखते ही हैं, है ना, अभी जो भी गाड़ी चल रहा है या जिसे हम PP कह रहे हैं वो CNG PP है। अर्थात ट्रिक में कंजुगेट प्रोटीन को याद करने के लिए CNG PP याद रखिए। CNG PP, C का मतलब होता है क्रोमोप्रोटीन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोप्रोटीन, G का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन, P का मतलब होता है फास्फोप्रोटीन। तो यहां पे आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों इस बात को कि क्रोमोप्रोटीन जो है, यानी कि C जिसे कह रहे हो, इसे भी 2 ग्रीक शब्दों में तोड़ा गया। एक सबसे पहले जो शब्द है उसे कह रहे हैं हम क्रोमो, और दूसरा शब्द है प्रोटीन। क्रोमो, यहां पे क्रोमो का अर्थ याद हमेशा रखना कि हीमोग्लोबिन या नेत्र रंजक के रूप में बोल सकते हैं, यानी ये क्रोमोप्रोटीन पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, अर्थात रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, RBC के पास हीमोग्लोबिन होते हैं, उस RBC में ये मौजूद होता है क्रोमोप्रोटीन। इसके अलावा हम देखें तो मनुष्य की आंख या फिर और भी जानवरों की आंख की बात करें तो इस आंख के नेत्र की रंजक की बात मैं करूं, नेत्र की, यानी आंख के में जो नेत्र या इसी आंख को नेत्र कहते हैं, तो उसमें रंजक है, उसमें संकुचित होने का और फैलने का उसके पास होता है, जिसे रेटिना कहते हैं, ठीक ना। तो उस स्थान पर ये क्रोमोप्रोटीन अवस्थित होता है। याद रखिएगा उस जगह पर, या देखें हम तो इसी क्रोमोप्रोटीन में मौजूद तत्व कौन, तो लोहा, कौन तो कॉपर, कौन तो मैग्नीशियम, तो कौन कोबाल्ट, ये सभी उपलब्ध होते हैं क्रोमोप्रोटीन, समझे ना। अब बात करेंगे हम दूसरा नंबर में न्यूक्लियोप्रोटीन का। किसका बात करेंगे हम, न्यूक्लियोप्रोटीन का। अब ध्यान देना बच्चों, यहां पे न्यूक्लियोप्रोटीन भी 2 ग्रीक शब्दों में, न्यूक्लियो जोड़ प्रोटीन, अर्थात न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, यानी ये प्रोटीन केंद्रक में पाया जाएगा, केंद्रक में अवस्थित होते हैं, इसीलिए मैंने यहां लिख दिया कि केंद्रक में होता है। यानी न्यूक्लियो प्रोटीन हम कह सकते हैं कि कोशिका के केंद्रक में होते हैं। ये देखिए, ये है आपका कोशिका और यह है कोशिका के बीच केंद्रक, और इसी केंद्रक में अवस्थित है क्या चीज, वाई, तो यहां पर अवस्थित है ये न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन इसको कहते हैं। क्योंकि इसी न्यूक्लियोप्रोटीन से पहले जानते थे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म को ही तोड़े थे तो न्यूक्लियोप्रोटीन आया था। तो न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियो जोड़ प्रोटीन, न्यूक्लियो का अर्थ होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अर्थ होता है केंद्रक, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन जो केंद्रक में अवस्थित प्रोटीन को न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। अब बात करते हैं 3rd नंबर का, जी का मतलब ग्लाइकोप्रोटीन होता है बच्चों। अब ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब यहां समझ लीजिए, ये भी 2 ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। पहला का नाम है ग्लाइको और दूसरे का नाम है प्रोटीन। ग्लाइको का अर्थ होता है बच्चों, यहां पे बिल्कुल ध्यान में रखना, ग्लाइको का अर्थ होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, अर्थात यहां कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे और यहां पर प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। तो ये है आपका प्रोटीन, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है ग्लाइको जोड़ प्रोटीन से बने होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना होता है। प्यारे बच्चों इसको याद रखना कि ग्लाइकोप्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, और मनुष्य के पास जैसे लार होता है, उस लार में देखिएगा छोटे बच्चे के पास ज्यादा लार गिरने का संभावना देखा जाता है। तो उस लार में एक पदार्थ है जिसे म्यूकस पदार्थ कहते हैं, यानी लार में म्यूकस होता है और उस म्यूकस में ग्लाइकोप्रोटीन अवस्थित होते हैं, यानी छोटे बच्चे के पास ये ग्लाइकोप्रोटीन उसके लार में अवस्थित होता है। बहुत सारे देखते हैं कि बड़ा बड़ा बच्चा भी
क्या करता है, लार को गिराने का प्रयास करता है, या लार गिरता है उसको, लार टपक जाता है। या कोई चीज टेस्टी वगैरह देख लिया, मिठाई देख लिया, तो ऑटोमेटिक है कि लार टपकना चालू। कहीं चिकन वगैरह बन गया तो उसमें भी क्या हो गया, लार टपक गया। यानी लार में ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यदि लार टपका समझिए कि उसमें ग्लाइकोप्रोटीन टपक गया, इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन को बिल्कुल आप देख सकते हो। चौथे में फास्फोरस प्रोटीन कह रहा है, यहाँ फास्फोप्रोटीन कहते हैं, पी का मतलब फास्फोप्रोटीन कहा जाता है। ये भी दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना हुआ है। पहले जो शब्द होता है उसका नाम फास्फो है, दूसरा का नाम प्रोटीन है। फास्फो का मतलब फास्फोरस और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, यानी इस प्रोटीन में फास्फोरस भी अवस्थित होते हैं, कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन का निर्माण फास्फोरस से होता है। अर्थात यहां बोल सकते हैं कि यह प्रोटीन जल में अघुलनशील होता है। जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, यानी जल में घुलता नहीं है। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि जल में घुलता नहीं है। और यहां पर याद रखिएगा कि ये जो है फास्फोप्रोटीन, ये याद रखना दूध है, और दूध में हम लोग जानते हैं कि केसिन पाया जाता है, नहीं केसिन प्रोटीन, और उसी केसिन प्रोटीन फास्फोप्रोटीन से बने होते हैं। यहां पर याद रखिएगा कि दूध में होते हैं, यानी दूध में केसिन प्रोटीन है और यही केसिन फास्फोप्रोटीन के रूप में मौजूद होता है। समझना, यहां तक क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी आप आज कंजुगेट प्रोटीन के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं कि डेरिवेटिव प्रोटीन यानी व्युत्क्रम प्रोटीन। अभी जस्ट हम लोग पढ़े सिंपल प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन, और इसके बाद आ रहा है डेरिवेटिव प्रोटीन पर। तो डेरिवेटिव प्रोटीन यहां पे हम कंप्लीट याद रखिएगा कि डेरिवेटिव प्रोटीन जिसे